सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड पैलिएटिव डे है, जिसको हम पेन मैनेजमेंट से भी जानते हैं। और इसी मौके पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर रोहित लाहौरी जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर्स के पास एक्चुअली में वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने हमें अपना ये कीमती वक्त दिया है। और इस मौके पर हम इनसे कुछ खास सवाल करेंगे, जिनके सवाल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे कि ये वर्ल्ड पैलिएटिव डे क्या है, ये पैलिएटिव क्या है, पेन मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए मुख्य जी, पेन मैनेजमेंट डिफरेंट है, पैलिएटिव डिफरेंट है। पैलिएटिव में क्या आता है कि बेसिकली आता है एक सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर किन पेशेंट्स के लिए? टर्मिनल इल पेशेंट्स के लिए। जो टर्मिनल वो पेशेंट्स होते हैं जिनका वापसी नहीं हो सकती है। वापसी मतलब कि मेन स्ट्रीम इलाज में वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है, वो टर्मिनल एज में आता है। कैंसर जैसा है, टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, फर्स्ट स्टेज नहीं, टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर में कहते हैं उन पेशेंट्स को जो टर्मिनल इलनेस है, जैसे इनको किसी को किडनी की डिजीज हो गई, किसी को लिवर का सिरोसिस हो गया, तो ये पेशेंट्स हैं। इन पेशेंट्स को हम सपोर्टिव केयर, इमोशनल केयर, सपोर्टिव इमोशनल केयर, हम इनको फिजिकल केयर, इनका बिहेवियरल केयर और सुपरफिशियल केयर और सोशल केयर, इन सब चीज केयर्स को देके एक टोटल जो बनता है उसको हम कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर में एक छोटा सा एस्पेक्ट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट, क्योंकि हम तो फिजिकल केयर की बात करते हैं, तब पेन मैनेजमेंट आता है इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट कि जो इन पेशेंट्स को पेन होगी इस दौरान अपनी जर्नी में, वो जर्नी में जो पेन होगी उसको हम कैसे वो हैंडल करेंगे पेन को, वो पेन मैनेजमेंट में आता है। सो पैलिएटिव केयर इज केयर सपोर्टिव केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स, एंड पेन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द पैलिएटिव केयर। अच्छा, तो इसमें दूसरा सवाल आता है कि पैलिएटिव केयर को आपने डिफाइन किया कि दोनों का अलग एस्पेक्ट्स है। बिल्कुल। तो अब जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पैलिएटिव डे एक तरीके से, तो इसका मेन एम, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए, वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे जो है ये यूजुअली मनाया जाता है नेक्स्ट जो सेकंड सैटरडे होती है अक्टूबर की, उसमें मनाया जाता है वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे। और वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे जब से स्टार्ट हुआ है तब से इसका थीम चेंज होता है, हर बार चेंज होता है थीम्स जी। और पैलिएटिव केयर क्योंकि एक बहुत बड़ा केयर, एक होलिस्टिक केयर है जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस साल का जो 2023 का जो इसका थीम रखा हुआ वो है कंपैशनेट कम्युनिटीज। मतलब कि कम्युनिटी जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करेगी पैलिएटिव केयर पेशेंट्स को हैंडल करने में। अब देखिए क्या होता है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरह जा रहे हैं, दिन पे दिन न्यूक्लियर फैमिलीज की तरह जा रहे हैं। अब वो पूरा गांव का पूरा वाला सिस्टम नहीं रहा, जहां पे टर्मिनली पेशेंट को आप ले जा रहे हो तो गांव बस्ती के सारे लोग शाम को वहां पे बैठते थे, ठीक है, उनके घर की सब्जी भी आती थी, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और वो पेशेंट को अभी जम्मू लेके आना है तो 4 गाड़ियां चल पड़ती थी साथ में, ठीक है ना। ये है रोल कंपैशनेट कम्युनिटी का, ये है रोल कि कैसे कम्युनिटी उस पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ साथ चल रही है। अब जो आज का टाइम आया हुआ है, उस टाइम में आपके पास टाइम ही नहीं है, आप न्यूक्लियर फैमिली में है। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, इसका बेटा या बेटी जो है वो मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ लगा रही है। तो वो मैक्सिमम टाइम जो पेरेंट्स के साथ लगा रही है वो दे नहीं पाती है टाइम अपनी ड्यूटीज के लिए, बाकी सब चीज के लिए। तो कम्युनिटी का कैसे रोल होगा, फैमिली का कैसे रोल होगा, ये इसका थीम है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि पैलिएटिव केयर की 3 फॉर्म्स होती हैं, और जैसे कि सिम्टम मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट और एक स्पिरिचुअल केयर। तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे वर्क करता है? देखिए ये सब चीजें जो है ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे काम करती है। अम्ब्रेला के नीचे काम करती है। जैसे एक पेशेंट आता है हमारे पास, ये टर्मिनल इल स्टेज में है, इसका सबसे पहले जब ये आया हमारे पास हमने देखा कि ये कैंसर से पीड़ित है, इसको पेन है, तो हम पहले इसकी पेन को कम करेंगे। तो क्या है कि हम इसको फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, तो पेन इसकी कम की तो इसका फिजिकल सपोर्ट कम किया, ठीक है ना। अब इसको हमने फिजिकल सपोर्ट दे दिया। अब दूसरी सवाल इसका ये होता है कि यार मुझे ही कोई कैंसर क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता था। अब जब इसने ये सवाल पूछा मुझे क्यों हुआ, तो क्या हुआ कि ये बेसिकली अपने आप की होप और फेथ को डिस्कनेक्ट कर दिया। होप और फेथ ऊपर से आती है, तो वो दोनों चीजें डिस्कनेक्ट हुई, मतलब कि इसकी सुपरचुअलिटी पे इफेक्ट पड़ा। जब सुपरचुअलिटी पे इफेक्ट पड़ा तो वो सुपरचुअलिटी में कहते यार शायद भगवान है ही नहीं, तो वरना मुझे क्यों हो जाता, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो अब वापस सुपरचुअलिटी को इंपोज करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जब तक होप और फेथ नहीं है तब तक आप जी नहीं सकते। तो आपको वापस सुपरचुअलिटी इंपोज करें। मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुपरचुअलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक। तीसरा आ गया सोशल बिहेवियरल, इकोनॉमिकल। अब इसके पास पैसा ही नहीं है
हम अगर इसको उस तरफ ले जाए जहां पे गवर्नमेंट की 100 स्कीमें चलती हैं, काम करती हैं, और उससे इसको कोई सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, पंचायत के लोग हैं वो उसको किसी किस्म का सपोर्ट दे, कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो उसको सपोर्ट दे, तो क्या हुआ, आपने इसको इकोनॉमिकल सोशल सपोर्टिंग भी दी। तो एक अम्ब्रेला के नीचे, ये नहीं कह सकता हूं कि डॉक्टर रोहित लाहौरी या कोई भी पेन स्पेशलिस्ट जो ये पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट है वो ही ये सारे काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। मेरा रोल एक हद तक है, उसके बाद जो बाकी का रोल है वो कम्युनिटीज का भी है, वो आपका भी है। अगर आपके माध्यम से लोगों को जागरूकता नहीं हो कि पैलिएटिव केयर क्या है, तो आपने अपना रोल नहीं निभाया प्रॉपरली, समझ गए ना आप। आपके माध्यम से अगर ये हमारी आज की जो टेलीकास्ट है ये अगर लोग देख लेते हैं और अगर कम से कम 100 लोगों पर भी इसका असर पड़ता है इतनी जनता में से, तो वो 100 लोग सोचेंगे कि कैसे ऐसे पेशेंट को हमने सपोर्टिव केयर देना है, कैसे ऐसे पेशेंट को हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसकी फैमिली को कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तो इन सबको जब हम एमलगम करेंगे तो अम्ब्रेला के नीचे लाएंगे, और वो अम्ब्रेला जो है वो पैलिएटिव केयर है, जिसमें मेरा रोल भी है, आपका रोल भी है, उनका रोल भी है, नर्स का रोल भी है, एक बेसिक हेल्थ वर्कर का रोल भी है, फैमिली का रोल भी है, चचेरे भाई का रोल भी है, ममेरे भाई का रोल भी है, ऑल ओवर सोसाइटी, फैमिली एंड सबका रोल है। एक छोटी सी बीमारी के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। ये बीमारी जुकाम नहीं है कि आप कमरे में जाके बंद कर लो अपने आप को, कल तक आप ठीक हो जाओगे, 2 गोलियां आपने सर दर्द की ले ली, आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। ये वो बीमारी है जो बीमारी आपके जड़ों को पतला करके दे देगी, खत्म कर देगी। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये टर्मिनली इल स्टेज में, वो बार बार उठ के पुंछ से रजौरी से जम्मू, पुंछ से रजौरी से जम्मू, पुंछ से रजौरी से जम्मू, या आप बद्रवाह जम्मू आ रहे हो, हर बार गाड़ी का खर्चा, हर बार आप इतनी फैमिली साथ में लेके चलो। अगर यही सपोर्टिव केयर मैम वहां पे दे रहे हैं, अगर यही सपोर्टिव केयर फैमिली को हम दे रहे हैं वहां पे, आप समझिए उनका आना जाना, उनका खर्चा, उनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कितनी कम हुई। तो जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट आपके पास आता है, आप देखते हो टर्मिनल स्टेज में, ये तो आपने पता कर लिया, लेकिन क्या उस पेशेंट को ये बात मालूम होती है कि वो किस स्टेज में एग्जिस्ट करता है? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को तो पता होता है, पर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता, क्योंकि ऐसा होता, आज भी ऐसा रुझान है हमारे हिंदुस्तान में, और खास तौर पे मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूं, जहां पे बेटा आता कि पहले ही आके मिल के जाता, देखिए डॉक्टर साहब मेरे फादर को नहीं पता है कि भाई मुझे कैंसर है, तो आप मत बताना उनको कि उनको कैंसर है, हम नहीं चाहते हैं कि उनके लास्ट का टाइम जो है वो बुरा निकले। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट को आप जिस तरीके से बोलना चाहो उस तरीके से, अब इसी कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से वो कहते हैं नहीं, पेशेंट को पता होना चाहिए कि भाई उसको कैंसर है या उसको ये टर्मिनल स्टेज है, कम से कम उसको ये तो पता हो कि मैंने अधूरे काम पूरे करके जाने उन्हें शॉर्ट पीरियड में। तो अब ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। अब मेरा काम नहीं है उसको बताना कि भाई आपको टर्मिनल स्टेज है, क्यों? क्योंकि अगर उसके बच्चे ही हैं, वही नहीं चाहते हैं कि पेरेंट्स को बताना, तो ये एक ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, एशियन कॉन्सेप्ट है, तो हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं। हाँ, पर ये है कि जरूर वार्निंग शॉट्स देके छोड़ देंगे, बोल देंगे बाबा जी आपके टेस्ट ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखिए, आप समझ रहे हैं, तो बाबा जी को यस। और आज का जो दौर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर चल रहा है, और आजकल जो मैं कहूंगा एडवांसमेंट्स ऑफ साइंटिफिक चीजों हुई है, सर आप 2 मिनट में अपने मोबाइल में ये देख सकते हो कि मैं किस चीज की दवाई खा रहा हूं, और पता लग जाएगा कि मेरे को बीमारी क्या है। आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, कि इस दवाई का, अच्छा मैं ये दवाई खा रहा हूँ, ये दवाई, तो वो दवाई करेक्ट हो जाती है आपके कैंसर या सेरोसिस के साथ या किसी चीज के साथ, तो आपको पता लगता है ये प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि लोगों को पता नहीं लगता, कुछ लोगों को पता लगता है, कुछ लोगों को पता नहीं लगता। जो नहीं चाहते हैं कि हम उनको बताएं, उनको नहीं बताते हैं, जो उनको चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि उनको, हाँ उनको भी। देखिए एक एक्चुअली क्या है, पेशेंट के अटेंडेंट और पेशेंट को दोनों को साथ में लेके एक्चुअली आपकी एक फैमिली मीटिंग होनी चाहिए, और फैमिली मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए कि आगे का हमारा रुझान कैसे होगा, आगे हम कैसे इसको हैंडल करेंगे बीमारी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल एक ये आता है कि पेन मैनेजमेंट एक तरफ है, लेकिन ये कैंसर पेन मैनेजमेंट बाकी पेन मैनेजमेंट से कैसे अलग साबित होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जो कैंसर पेन मैनेजमेंट में है, तो उसमें क्या होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैडर जैसी बनाई है, सीढ़ियां, पायदान, उन्होंने पायदान बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 पायदान। उसमें बताया उन्होंने कि भाई अगर कैंसर में इतनी दर्द हो रही है तो इस पायदान पे दवाई मिलेगी, नेक्स्ट पे ये पायदान पे दवाई मिलेगी, नेक्स्ट पे ये पायदान पे दवाई मिलेगी। ये पेन के हिसाब से आपकी चलती है।
फिर हमारे पास एक फोर्थ भी है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है स्टेप वो है इंटरवेंशन का, जहां पे हम लोग इंटरवीन करते हैं, नसों को ब्लॉक कर देते हैं, नसों से पेन को कम कर देते हैं। वो फोर्थ स्टेप पे आता है। अब ये जो है ये फोर्थ स्टेप, आप ये फोर्थ स्टेप को स्टेप की जगह रख लो या आप इसको बाई डायरेक्शनल रख दो, ऊपर से नीचे कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। मतलब कि अभी पेशेंट आया, अब WHO ने कहा कि पहली बार जब आएगा पेशेंट तो आप पैरासिटामोल दे देना, पर पेशेंट को इतनी पेन ज्यादा हो पैरासिटामोल क्या करेगी, तो आप स्टेप लैडर 4 पे जा सकते हो डायरेक्टली, या स्टेप लैडर 3 पे जा सकते हो। तो ये बाई डायरेक्शनल लैडर है, कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। मगर जब आप बाकी पेन्स की बात करें और जो खासतौर पर कैंसर की पेन के मैनेजमेंट है, उसका जो स्टेप लैडर 3 है उसमें ओपियोइड्स आते हैं। ओपियोइड्स वो दवाइयां हैं जो मॉर्फिन की डेरिवेटिव से बनती है, आप समझते हैं। तो मॉर्फिन की डेरिवेटिव से वो बहुत हाई क्वालिटी पेन को जो है उसको कम करती है। वेयर जो नॉर्मल पेन मैनेजमेंट है, नॉर्मल पेन मैनेजमेंट में तो बहुत सारी दवाई आती है जिनको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। इसमें स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मतलब स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइडल, इसमें स्टेरॉइड नहीं है। एक अलग किस्म के पेन किलर्स है, आप उनके पेन किलर्स का सेवन कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के पेन किलर्स है, तो आप उससे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एंटायरली डिफरेंट है। हाँ, कैंसर में भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज होता है, मगर मैक्सिमम जो यूज होता है वो ओपियोइड्स का होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज मोस्ट ड्रग एडिक्टिव कंट्री, चलो उस कंसेप्ट को अगर हम साइड करते हैं, उसके बाद भी जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो लोग घरों में अपना उपचार करते हैं कि पैरासिटामोल, तमाम तरीके की छोटी मोटी जो दवाइयां होती हैं जो इनमें ड्रग होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब वो किडनी पर, लीवर पर, तमाम चीजों पर इस तरीके का असर डालते हैं कि आगे जाके जब उनको कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके डोजेस को वो टैकल नहीं कर पाते हैं। इस चीज को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दवाई के ऊपर लिखा होता है, आपने शायद उस पर गौर नहीं किया होगा। हर दवाई पे एक्चुअली क्या होता है, लोग गौर नहीं करते उस चीज को लेके। कोई भी दवाई है, उस दवाई पे लिखा है सेल्फ मेडिकेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि आपने दवाई खुद से ली है तो आप अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होंगे। कोई भी दवाई रिएक्शन कर सकती है, किसी भी किस्म की कोई दवाई भी रिएक्शन कर सकती है, समझिए सर। नंबर ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये आ गई कि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स है। वो साइड इफेक्ट्स कब आएंगे, वो आपको कैसे जायजा लेंगे आप उस चीज का। वो जो साइड इफेक्ट्स है वो एक लर्न जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर है, उसको पता है कि ये साइड इफेक्ट्स कब आएंगे और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, आप समझ रहे हैं। तो वो हो गई दूसरी चीज। ये साइड इफेक्ट्स भी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स पेन किलर खाने के बाद स्टमक खराब होता है, ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है। किडनी खराब होती है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है। अब आपको तो पता नहीं चलेगा कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में कब आप यहां तक पहुंच गए, कब तक यहां पहुंचे। तो अगर आपके माध्यम से मैं ये सवाल का जवाब दूं तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल द कॉस्ट्स। हर एक मामले को लेकर सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। फिर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, जिनको आप ओटीसी प्रोडक्ट्स कहते हैं, आप जाके ले सकते हैं। वो ओटीसी प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपको देखना चाहिए कि आप उसमें एलर्जिक तो नहीं है, क्या आप उसका सेवन करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपकी। अगर वो सब ठीक है तो आप ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई पैलिएटिव एस्पेक्ट्स की बात। अब हम आते हैं थोड़ा सा आपसे एक मतलब क्वेश्चन करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। जो पेन मैनेजमेंट का जो ड्यूटी है ये 24 आवर टाइप की ड्यूटी हो गई। अब इसमें आप अपने पर्सनल टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा होता है मुकेश जी कि पर्सनल टाइम बहुत निजी सवाल आपने पूछ लिया, पर पर्सनल टाइम जो अगर आप सच मानेंगे तो पर्सनल टाइम है ही नहीं मेरे पास। और पर्सनल टाइम इसलिए नहीं है कि अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूं तो मैं कहूंगा नहीं, क्या मेरी कोई हॉबी है तो मैं कहूंगा नहीं। आप मुझसे पूछेंगे क्या आप कहीं बाहर बार बार खाना खाने के लिए जाते, मैं कहूंगा नहीं। मॉर्निंग में ऑफिस, शाम को पेशेंट्स, दिन में पेशेंट्स। हाँ, अब कब होता है एक पर्सनल टाइम किस समय कह सकते हैं, तो मैं ये कह दूंगा कि मैं पर्सनल टाइम जो मेरा है, निजी टाइम जो मेरा है, वो वाला टाइम है जिस समय मैं सिर्फ सोचता हूं कि आज दिन में मैंने क्या ठीक किया, आज दिन में मैंने क्या गलत किया, क्या इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जा सकता था, क्या इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है। जिस समय मैं अपना आत्ममंथन करता हूं, वो मेरा निजी टाइम है। तो आप सच में मानेंगे तो मैंने अपनी फैमिली के लिए, मतलब मुझसे मेरी फैमिली शायद नाराज भी है
क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इतनी फैमिली को देने के लिए। मैं आपके बिल्कुल, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके आज मंच से कि मैं वाकई में उनका इस चीज को लेकर। लेकिन एक ये भी बात है कि डॉक्टर्स के लिए उनके पेशेंट भी उसकी फैमिली बन जाती है। एब्सोल्युटली, फैमिली तो है ही है। देखिए फैमिली तो है ही है। मैं आपको एक निजी फैमिली की बात कर रहा था। जब बाकी फैमिली है, और अगर मैंने किसी को स्माइल दी, अगर किसी का पेन कम हुआ, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। अगर किसी को दर्द कम हुआ, अगर किसी कैंसर पेशेंट का दर्द कम हुआ मैंने, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं शायद सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इसके बाद शायद जो मुझे इसकी बात जो नींद सुकून की आएगी वो शायद बेटर हो। अच्छा, तो इसमें एक और सवाल ऐड करते हैं कि जैसे सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक तो यहाँ टाइम दिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपने बोला टाइम बिल्कुल नहीं होता है। मैं जो पूरी इंडियन कंट्री है या जो सभी भारतवासी हैं, सबसे पहले इन्हीं को, एक इंडियन आर्मी को और एक इंडियन डॉक्टर्स को इसी चीज का सल्यूट करते हैं कि वो टाइम ना होते हुए भी अपनी पूरा टाइम अपनी ड्यूटी को देते हैं, फैमिलीज को भी थोड़ा सा नहीं मैनेज कर पाते हैं, और इसी चीज का उनको सल्यूट जाता है। लेकिन मेरा सवाल एक यहाँ पे आता है कि अब जैसे आपका काफी लंबे टाइम से आप इसमें हैं, तो आपकी लाइफ के जो सबसे क्रूशियल केसेस रहे हैं कि हाँ ये केस दिस इज सो क्रिटिकल फॉर मी, उस टाइप का। देखिए, एक डॉक्टर की जिंदगी में ना पढ़ाई खत्म नहीं होती डेफिनेटली। जैसे ये दो तीन ऐसे पेशे हैं, उसमें एक लॉयर भी आता है। डेफिनेटली। तो हमारे लिए हर एक एडवांस, जितनी देर में मुकेश जी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो शायद 3 या 4 प्रोडक्ट रिसर्च के नए लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में, खासतौर पर मेडिसिन को लेकर। तो हमें बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी पड़ती हैं, कॉन्फ्रेंसेज में नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। कॉन्फ्रेंसेज में आप देखिए, वहां पे कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, वो सब अपनी अपनी एक्सपीरियंस बात बताते हैं। मेडिसिन जो है, ये 2 किस्म की मेडिसिन होती है। एक होती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब मुझे पता है कि पैरास्टामोल की गोली से सर का दर्द चला जाता है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसका एविडेंस है, लिखा गया किताब में। एक होता है एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन। आप देखेंगे कभी किसी डॉक्टर साहब ने ऐसी मेडिसिन दे दी जो उस काम नहीं आ रही थी मगर वो काम कर गई, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, जो ये एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इन दोनों का जहां पे संगम होता है वो एक कॉन्फ्रेंस होती है। आप समझ रहे हैं? वो कॉन्फ्रेंस में हम नई चीजें सीखते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में एक नए पेशेंट्स के बारे में कैसे कैसे चीजें होती है। बात रही अब आपका सवाल जो आया कि चैलेंजिंग केसेस, जैसे हर एक डॉक्टर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस है। वो शायद गलत होगा बोलना कि चैलेंजिंग केस, ये नहीं है। मैं आपको किसी किस्म की गारंटी नहीं देता हूं जब आप मेरे पास आते हैं कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। बिल्कुल, मैं कभी भी इस किस्म की गारंटी नहीं देता हूं। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे RX लिखते हैं। उस RX का मतलब जो होता है वो ये होता है कि मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा कि आप ठीक हो जाए। आप समझ रहे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस पे हमें फोकस करना है कि कैसे। और चैलेंजेस तो आती रहती है, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, जो पेशेंट्स आते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक बार में ठीक हो, 2 बार में ठीक हो, बट वी आर कीपिंग इट अप। चैलेंजेस जो है वो हमें मिलते रहे और उससे हम लोगों की इंस्पिरेशन भी बढ़ते रहे। लेकिन एक किस्सा जो आपकी जिंदगी है, जो मीडिया में बहुत चर्चाओं में रहा है, पहले भी मैंने भी सुना है, सबने देखा है, ऑल ओवर इंडिया जानता है उसको, वो कि एक जो पेशेंट था। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूं। मैं वो आज से 10-12 साल 15 साल के पहले की बात है। वो पेशेंट एक आए थे, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आए थे। उनका हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कार्डिक मसाज किया था, एक डिफरेंट टाइप का कार्डिक मसाज किया था, और वो रिवाइव हो गए थे टेबल पे। ये काफी सुर्खियों में रहा, काफी चर्चा में रहा इस चीज का, और बहुत इसकी एप्रिसिएशन थ्रू आउट द कंट्री और इवन द फॉरेन कंट्रीज में भी हुई थी। उससे एक सीख है। सीख ये है कि जो आपके मन में आपने ठाना होना, और जो आपको मैंने फिर बाद आपको बताई, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन, ये सब चीजें जो इनका आपको एक इस टाइप की खीर बनानी है जो मिठास से भरी हो, और जिसका आप सेवन कर सकते हैं, और जिसका सेवन आने वाली जो डॉक्टर की नस्लें हैं वो भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये उस टाइप का एक आपको एक चीज प्लेटफॉर्म बनानी पड़ेगी, और जिससे लोग सीख सके कि भाई इस टाइप का होता। चलिए, ये अपने में एक एक्सपीरियंस थी, पर अच्छा रहा। डेफिनेटली। अच्छा, तो ये जो आपने बताया, ये एक एग्जांपल, जो सबसे बड़ा एग्जांपल जो सेट होता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन और प्लस एक्सपीरियंस का जो मिक्सचर है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मतलब जो इंसान जिसकी उम्मीद ही नहीं थी उसको आपने एकदम अलाइव कर दिया। तो इस चीज के लिए भी सल्यूट है। और अब हम आपसे मतलब तमाम सवालों के हमारे जवाब हो चुके हैं, लेकिन हम आपसे एक संदेश चाहते हैं अपने ऑडियंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए,
कि वो अपने शॉर्ट टर्म पेन को, लॉन्ग टर्म पेन को किस तरीके से टैकल करें? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुकेश जी, वो ये इंपॉर्टेंट है कि आज की जनरेशन जो है, मैं आमतौर पे देख रहा हूं नी जॉइंट के पेन्स जी पहले जो था बहुत ओल्ड एज में होता था, आजकल बहुत यंग एज में होता है। कमर की दर्द स्कूल जाते बच्चों में हो रही है। नेक की दर्द बहुत यंग एज में 30, 32, 35, 26 साल। तो जब इस पे शोध हुआ, जो वैसे आपको बताया हूं कि बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस हुई, तो ये पाया गया कि आजकल जो बच्चे हैं ना, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज है। डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंज है, और वो जो लाइफस्टाइल चेंज है, वो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उन पे हिट कर रहा है। जैसे हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल, अब मोबाइल जो चीजें डेफिनेटली इसमें इतनी चीजें हैं, आपकी सोशल मीडिया सब चीजें हैं, आपके बैंकिंग भी अब इसी पे आ गया, आपका टीवी भी यही हो गया, कैमरा भी यही हो गया, टॉर्च भी यही हो गया। एक मोबाइल ने कितना चीजें, मुझे लगता है कि मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया हमसे तो हमारे यार दोस्त भी छीन लिए मोबाइल ने, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये हमारी गर्दन को छीनना शुरू कर गया, क्योंकि हमें बेंड करना रखना पड़ता 24 घंटे, ठीक है, इसी पे रखना पड़ता। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आप काम कर रहे हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे सिटिंग चल रही है, 14-14 घंटे की सिटिंग से उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काम है, वर्क फ्रॉम होम है, एक्सरसाइज के लिए जगह नहीं है, थक गए, जब काम किया थक गए, लेट गए, एक्सरसाइज करते नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपको एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बच्चों की परवरिश में भी थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, उनके एप्टीट्यूड में चेंज लानी पड़ेगी, उनके एटीट्यूड में चेंज लानी पड़ेगी, तब जाके इस टाइप की कुछ बीमारियां कम होगी। ये हो गया आपका इन सब चीजों को लेकर। सवाल रहा दूसरा दवाइयों को लेकर। दवाइयों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दवाइयां सेवन मत कीजिएगा जब तक आपको ये नहीं पता हो कि ये दवाई आपके लिए सेफ है। और जो पेन किलर्स हैं वो लॉन्ग रन में लॉन्ग इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स उसके खराब होते हैं, और इनफैक्ट शॉर्ट साइड इफेक्ट भी जो होते हैं वो भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो हमेशा एक डॉक्टर से निजी सलाह करके ही आप पेन किलर्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे इस प्रोग्राम में आपको अटेंड करने के लिए और हमारे दर्शकों को इस तरीके की अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। और व्हाट इज द मीन ऑफ पैलिएटिव डे, ये आपने डिफाइन किया बहुत अच्छे से, और तमाम तरीके की चीजों के जवाब दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए। हम आपको अलग अलग डे पर इस तरीके के गेस्ट ला करके और आपके सवालों के जवाब और आपको अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आगे के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।